गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का स्वागत है। चलिए अपनी शैक्षणिक यात्रा को जारी रखते हुए हम लोग जनरल एंट्री से संबंधित जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, जहां बहुधा बच्चे गलती करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि एंट्री कैसे उस पर पास होगा और उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग समझते हैं ताकि गलतियां ना हो। आइए, जनरल एंट्री से रिलेटेड जितना बेसिक कंसेप्ट था अर्लियर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कितने प्रकार का खाता था, क्या रूल्स ऑफ डेबिट है, क्या रूल्स ऑफ क्रेडिट है, इस सब चीज सारा चर्चा हो चुका है। आइए अब हम लोग कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन देखते हैं, बहुधा जहाँ गलतियां होती हैं। आइए देखते हैं क्या है। पहला हम लोग देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अदत्त खर्चा। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहने का अर्थ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चा है जो समय जिसका हो गया है मगर देना बाकी है। मान लीजिए खाता हम बंद करते हैं, सपोज वी क्लोजेज आवर अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मान लीजिए 31 मार्च आ गया, अप्रैल स्टार्ट हो गया और 31 मार्च खाता जब बंद कर रहे हैं उस समय तक उसका खर्चा को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। मतलब वो खर्चा जो खाता बंद होने की तिथि तक जिसका भुगतान ना हो वो आउटस्टैंडिंग का रूप ले लिया। मतलब अब वो रिप्रेजेंटेटिव खाता का रूप ले लिया, मतलब वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जनरली जितने खर्चे होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जिसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं, मगर ये स्पेशल कैरेक्टर ले लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड या एक्रूड या अनअर्न्ड। इस प्रकार का जो स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगा। मतलब जिसका समय हो चुका था मगर उसका भुगतान नहीं हुआ या उसकी प्राप्तियां नहीं हुई, तो वो स्पेशल कैरेक्टर का रूप धारण कर लिया और वो रिप्रेजेंटेटिव करेगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब मान लीजिए जो भी व्यक्ति हो जिसको देना था खर्चा, पर्टिकुलर जो भी खर्चा हो, वेजेज हो, सैलरी हो, दे नहीं पाए खाता बंद होने का तिथि तक, तो वो व्यक्ति को अब हमको एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में रखना होगा आउटस्टैंडिंग जोड़कर। तो वो बाद में जिसको हम लोग देंगे, तो वो खर्चा जो खाता बंद होने की तिथि तक भुगतान ना हो उसको हम लोग अदत्त खर्चा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। तो खर्चा तो है, क्योंकि हम बोला जाता है अकाउंटिंग में जिस साल का जो खर्चा है उसको उसी साल दिखाएंगे, भले हम उसका पेड करें चाहे ना करें। तो खर्चा जो हुआ उसको तो हम लोग डेबिट करेंगे ही, एक्सपेंसेस जो भी हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। बट क्योंकि हम लोग इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये तो नॉमिनल अकाउंट, इसीलिए इसको डेबिट कर दिए, खर्चा हुआ। अब क्या है, इसको पेमेंट करते हैं रियल अकाउंट के नाते, हम लोग क्या क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चाहे एक्सपेंसेस मान लीजिए वेजेज हो तो वेजेज टू कैश अकाउंट। मगर हम लोग आदत रह गया, दे नहीं रहे हैं, तब ये आप स्पेशल कैरेक्टर का रूप धारण कर लिया। अब इसको हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, उस व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे जिसको देना है, जो पाएगा, पाने वाला व्यक्ति को ही आप क्रेडिट कर देंगे। अब वो भविष्य में पाएगा, है ना। तो एक्सपेंसेस जो हुआ उसको तो डेबिट करेंगे ही, और जो आदत रह गया उसके कारण हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे। ये व्यवसाय के लिए दायित्व का रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या हो गया, व्यवसाय के लिए लायबिलिटीज। और पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट बन गया ये खर्चा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ, पाने वाला है इसलिए इसको क्रेडिट किए। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, या इस तरह भी बोल सकते हैं, व्यवसाय में जब भी एसेट बढ़े डेबिट, खर्चा बढ़े डेबिट, लायबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट करना है, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करना है। या लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, जो एडवांस कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, उसमें क्या है, जितना एसेट्स इंक्रीज हो या एक्सपेंसेस इंक्रीज हो उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, और जितना लायबिलिटीज या इनकम इंक्रीज हो उसको क्रेडिट बोलते हैं। तो यहाँ लायबिलिटीज बन रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया। याद रखिएगा एक्सपेंसेस है तो इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट नहीं बोलेंगे, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, ये एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी व्यक्ति को जिसको देना है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट हो गया, इसीलिए इसको क्रेडिट किए। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है, इस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या पहले हम जान लें। कुछ कंपनियां क्या होती है, एडवांस में कुछ खर्चा को पेमेंट कर दी, या व्यवसायी संस्था एडवांस में कर दी, मतलब खाता बंद होने की तिथि के आगे का भी खर्चा अगर हो जाए, खाता बंद होने की तिथि को ही, मान लीजिए 31 मार्च 2020 को खाता बंद हो रहा है और उस तिथि को देख रहे हैं कि 31 मार्च अक्टूबर तक का 2020 का पेमेंट किया हुआ है, 6 महीना बाद का भी, तो उस स्थिति में वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। तो चूंकि खर्चा तो है नहीं मेरे लिए, मगर अब खर्चा के रूप में दिख रहा है, अतः हम क्या करेंगे, उस खर्चा को घटा देंगे। क्या कि व्यवसाय का सही और ट्रू एंड फेयर हम लोग को लाभ चाहिए, वास्तविक स्थिति चाहिए, जिसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट
पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में ज्यादा खर्चा दिखाएंगे तो मेरा लाभ कम दिखेगा। तो मगर उस तरह क्या होगा, व्यवसाय अपना विश्वसनीयता खो देगा। इसीलिए हम लोग को जो एग्जैक्ट खर्चा है उस साल से उसी को दिखाएंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग के क्यों ना रहे, चाहे प्रीपेड। यहाँ आउटस्टैंडिंग रहने के बाद भी हम लोग एक्सपेंसेस को डेबिट किए क्योंकि इस साल का एक खर्चा है, ये पीएल में चला जाएगा। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है, उसको हम लोग क्रेडिट कर लेंगे, खर्चा को घटा लेंगे, इस साल का नहीं है इसीलिए उसको घटा लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, सॉरी एक्सपेंस को घटाएंगे, एक्सपेंस को क्रिएट करेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा एसेट बन गया, भविष्य में नहीं देना है, जिसको दिए मेरे तरह एक तरह से उसे हम पाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव हो गया ये भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस यहाँ क्रेडिट इसलिए हुआ कि हम जैसे किए होंगे तो एक्सपेंस डेबिट हो गया होगा, पेमेंट किए होंगे, तो एक्सेस इस साल से जो संबंधित नहीं है उसको हटा लेना है, इसीलिए एक्सपेंसेस कम हुआ। एक्सपेंसेस जैसे होता है बढ़ता है, एक्सपेंसेस होता है डेबिट मगर घट रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर लिए। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया पर्सनल अकाउंट, ये एक तरह से रिसीवर था इसीलिए उसको डेबिट किए। यहाँ पर क्या है, गिवर होगा, यहाँ पर रिसीवर था, या एक तरह से इसको एसेट भी बोल सकते हैं, है ये पर्सनल अकाउंट मगर एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटर्स जिसको बोलिएगा ना, तो एसेट्स बढ़ रहा है, या समझिए पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर होगा भविष्य में, इसीलिए इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या किए, डेबिट कर लिए, उससे हमको पैसा देना है उसको, वो भविष्य में हमको देगा, अभी पा रहा है इसीलिए इसको डेबिट किए। ये भविष्य में लेगा इसीलिए इसको क्रेडिट किए थे, ये भविष्य में हमको देगा या एडजस्ट कर लेंगे, मान लीजिए ना दे तो समय के साथ एडजस्ट कर ले, तो एक ही बात है। अब आइए एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या है, एक्रूड इनकम हुआ है जो इनकम तो हो गया मगर हमको प्राप्ति नहीं हुआ है। खाता बंद करने की तिथि पर मान लीजिए सैलरी हमको मिलना था, चाहे इंटरेस्ट मिलना था, इंटरेस्ट हम अर्न कर लिए 31 मार्च 2020 को, मगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ फिर भी तो इंटरेस्ट मेरा इनकम है, तो टू इंटरेस्ट तो हम क्रेडिट करेंगे, अपना पीएल में दिखाएंगे, भले हमको मिला नहीं है, टू इंटरेस्ट करके। अब क्या है, एक्रूड इनकम दिया नहीं है तो भविष्य में देगा, तो इस तरह से एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भविष्य में देगा हमको और एक तरह से मेरा डेटर बन गया इसलिए उसको डेबिट किया, और इंटरेस्ट नाम का इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किया। अन इनकम, ये स्थिति जस्ट इसका अपोजिट है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हम तो काम नहीं किए उसके बदले, या अर्न नहीं किए, मतलब अर्न नहीं किए मतलब काम नहीं किए और पैसा मिल गया, मतलब जो समय ही नहीं उसको दिया हुआ पैसा मिल गया, तो एक तरह से मेरे लायबिलिटीज है, तो इनकम तो है नहीं, तो इसलिए इनकम को घटा लेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट, और ये एक तरह से लायबिलिटीज होगा टू अर्न इनकम, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हम क्रेडिट करेंगे अर्न इनकम अकाउंट। इन प्रोपोर्शनेट हम इनकम को घटा रहे हैं क्योंकि वो मेरे लिए लायबिलिटीज है, इस साल से संबंधित नहीं था, पहले ही प्राप्त कर लिए हैं, इसीलिए इनकम को हम लोग डेबिट कर लिए, क्रेडिट जो हुआ था, और एक तरह से ये लायबिलिटीज बन गया, भविष्य में एडजस्ट होगा, ये पर्सनल अकाउंट का ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। व्यवसाय में वो सारी संपत्तियां जो फिक्स एसेट्स के रूप में है, फिक्स एसेट्स करने का मतलब जो एक साल से ज्यादा समय के लिए व्यवसाय में आया है, उस पर समय बीतने के कारण या नए आविष्कार होने के कारण, इनोवेशन होने के कारण क्या होता है, उसके मूल्य में कमी हो जाता है। आप एक कार खरीदिए, एक दिन के बाद ही उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा, चाहे वो कार से बेस्ट टेक्नोलॉजी का कार मार्केट में आ जाए तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो जो डाउन वैल्यू होता है उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं, मतलब संपत्ति के मूल्य में जो क्रमिक धीरे धीरे कमी होता है, डिप्रिसिएशन एक तरह से मेरे लिए एक्सपेंसेस का ही काम करता है ये। तो डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। इसके बदले क्या हम कैश दे रहे हैं? नहीं, कैश नहीं दे रहे हैं, मेरा एसेट्स का मूल्य घट रहा है, मतलब एक तरह से एसेट्स क्या रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट एक तरह से गोज आउट हो रहा है, घट रहा है, मतलब गोज आउट हो रहा है, भले बाहर नहीं जा रहा मगर वैल्यू तो घट रहा है ना, एक तरह से गोज आउट की तरह। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स ही समझना है, डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पर ही लागू होता है। तो डिप्रिसिएशन टू एसेट्स अकाउंट। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्वामी जो व्यवसाय में पूंजी इन्वेस्ट करती है उस पर उसको इंटरेस्ट देना है, तो एक तरह इंटरेस्ट व्यवसाय के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है इंटरेस्ट नाम का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट
तो कैश अकाउंट, नगद दे दिए तो कैश, नहीं दिए तो मालिक को ही पाएगा, तो मालिक को लिख देंगे, तो कैपिटल भी लिख सकते हैं ना। अगर नगद नहीं दिए होंगे तो कैपिटल हो जाएगा, मालिक को रिप्रेजेंट करेगा, वही पाने वाला है। एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मतलब फिक्स एसेट्स को जो हम कर रहे हैं उसको ऐसा खर्चा जो उसको सेटअप करने के लिए, बड़ा सा मशीन को इंस्टॉल करने में खर्चा होता है, उसको सेटअप करना पड़ता है, काफी खर्चा होता है। तो जो भी बड़े बड़े हैवी मशीन है उसके इंस्टॉलेशन या इरेक्शन, उसको चालू स्थिति में लाने के लिए जो खर्चा हो, एक्सपेंसेस हो, उसका क्या एंट्री होगा। क्योंकि जनरली एक्सपेंसेस होता है तो हम लोग एक्सपेंसेस टू कैश कर देते हैं, मगर चूंकि ये खर्चा किससे है, इंस्टॉलेशन से है, वो भी फिक्स एसेट, तो उसी को पार्ट माना जाता है। मशीनरी को खरीदे और उसको घर तक लाने के लिए जो किराया देना होगा, फ्रेट, या उसको चालू करने के लिए जो ऑपरेटर आएगा कुछ चार्जेज करेगा इंस्टॉल करने का, इरेक्शन करने का, तो उसको भी खर्चा को मशीन का ही पार्ट मानते हैं, ना कि उसको एक्सपेंस के रूप में मानेंगे। तो इसीलिए इसको यहाँ पर हम मानेंगे कि एसेट्स ही मेरा बढ़ रहा है उस खर्चा के कारण, उसी का मूल बढ़ रहा है, उसी का मूल में। अब मान लीजिए हम 10,000 का कोई 1 लाख का प्लांट मशीनरी हैवी मशीन खरीदे, उसको लगाने में हमको 2,000 लग गया, तो अब हमको कोई बोलेगा ये तो एक्सपेंस होगा इंस्टॉलेशन का, ये मशीनरी का प्राइस है। अब हमसे कोई पूछे कि मशीनरी कितना लगा, तो हम 1 लाख नहीं बोलेंगे, ताकि अब इसको चालू करने में हमको कितना लग जा रहा है, 1,20,000। तो कंसर्न एक्सपेंसेस जो मशीनरी को चालू उसका सेवा लेने के लिए, सेवा लेने से पहले किया जाता है, सेवा लेने की स्थिति में लाने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग उसका पार्ट ही मानते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी ही मेरा एक तरह से मान लेंगे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या एक्सपेंसेस नहीं करेंगे। जनरली बच्चे एक्सपेंसेस टू कैश कर देते हैं, जैसे वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जैसे वेजेस देखते हैं तो हमको लगता है नॉमिनल अकाउंट, तो वेजेस टू कैश कर देना, नहीं, क्योंकि इंस्टॉलेशन से संबंधित है तो मशीनरी का पार्ट होगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसमें एंट्री होगा। आइए अब है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल। मान लीजिए कंपनियां क्या होती है, अपने जो उसका गुड्स है, माल है, उसका प्रचार करती है, एड के रूप में बांटती है, बड़े बड़े संस्था आके अपना प्रोडक्ट को प्रचार में बांट देती है, फ्री सैंपल में देती है, ताकि क्या होता है उसका गुड्स को सभी लोग जान पाते हैं। तो फ्री सैंपल्स में देने से क्या होता है, मेरे व्यवसाय से तो गुड्स चला गया, गुड्स चला गया, इसके बदले कैश आया, हमको नहीं आया, तो एक तरह से एक्सपेंस क्रिएट हुआ फ्री सैंपल, या इसको एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं आप, है ना। तो फ्री सैंपल्स नामक एक खर्चा बन गया, उससे व्यवसाय को बेनिफिट जरूर है, मगर वर्तमान में तो खर्चा का ही रूप है, और क्या हुआ, मेरा माल घट गया। तो फ्री सैंपल लिखिए या एडवर्टीजमेंट लिखिए, एडवर्टीजमेंट नाम का मेरा खर्चा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू माल घट रहा, बेच नहीं रहे हैं तब पर भी माल घट रहा है, तो परचेज हम लोग घटा देते हैं, तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। चलिए, अगर या फ्री सैंपल्स भी आप इसके जगह डेबिट कर सकते थे, फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट जो लिखना है, नाम का खर्चा हुआ डेबिट टू, हो सकता है चैरिटी में दे दे, चंदा दान संस्था देती है तो चैरिटी नाम का खर्चा होगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज कर लेंगे। कैश भी दे सकते हैं तो टू कैश लिखेंगे, मान लीजिए चैरिटी में हम कैश देते हैं तो टू कैश लिखते हैं, ठीक है, यहाँ चैरिटी लिख लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट है गुड्स, गुड्स या कैश। गुड्स या कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय एंड इट्स रिकवरी, इट्स रिकवरी। अब इसमें क्या बोल रहा है, कभी कभी क्या होता है, मेरा माल को चोरी हो जाता है एम्प्लॉय से, तो मेरे लिए तो नुकसान है, माल तो मेरा चला गया, माल गया, मेरे लिए नुकसान है, तो नुकसान का क्या नाम है, लॉस बाय थेफ्ट। चोरी के कारण नुकसान हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, माल को घटा लेंगे तो टू परचेज। व्यवसाय से माल जा रहा है, रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे, मगर सेल्स ना लिख के हम परचेज लिखेंगे, ताकि सेल्स नहीं हो रहा है तब पर भी माल घट रहा है, तो परचेज को ही घटा लेंगे। एक नुकसान हुआ, नॉमिनल अकाउंट का रूप में ले लिया, लॉस बाय फायर के कारण, हो सकता है आग लगने से भी नुकसान हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हो सकता है कैश चोरी हो जाए, तो उस केस में हम लोग लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल, ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये सब कैश परचेज रियल अकाउंट है। अब हो सकता है कि छानबीन करें, माल चोरी हुआ था, रिकवरी हो गया,
तो रिकवरी हो गया तो लॉस को हम घटा लेंगे ना अब, और जो रिकवरी हुआ उसको डेबिट कर लेंगे। परचेज, माल मिल गया, परचेज अकाउंट डेबिट, या गुड्स भी लिख सकते हैं टू रिकवरी इनकम का रूप ले लिया, जिसको लॉस माने थे लॉस रहा नहीं, इनकम का रूप ले लिया, या लॉस घट गया कह सकते हैं, लॉस जो हुआ था वो घट गया, या इनकम का लॉस ऑफ थेफ्ट गुड्स है ना, रिकवरी ऑफ थेफ्ट गुड्स, ठीक है, या कैश अकाउंट डेबिट टू रिकवरी ऑफ थेफ्ट आइटम्स है ना, ठीक है अकाउंट। अब क्या है, कभी कभी क्या होगा, लॉस हो गया आग लगने से, हम लोग इंश्योरेंस किए हुए थे, इंश्योरेंस कंपनियां होती है, तो इंश्योरेंस किए हुए थे, उस केस में क्या होगा देखते हैं। मेरा इंश्योरेंस था तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करेंगे कि भैया आग लगने से मेरा 1 लाख का माल जल गया। 1 लाख का माल जला तो हम लोग एंट्री क्या किए होंगे, सिचुएशन क्या है, आग लगने से लॉस बाय फायर कितना है, ऑफ लॉस बाय फायर आग से ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख का आग लगने से हुआ, इसको हम लोग इंश्योरेंस क्लेम किए, मेक इंश्योरेंस, मेक क्लेम एंड एक्सेप्टेड फुल्ली, एक्सेप्टेड फुल्ली, मतलब हम लॉस हो गया आग लगने से 1 लाख का माल का, और हम क्लेम किए जो फुल्ली एक्सेप्ट हो गया, तो पहले हमको लॉस हुआ इसका एंट्री कर लेंगे, लॉस बाय फायर है, माल मेरा घट जाएगा, अभी तुरंत चर्चा किए हैं, माल घट रही है, व्यवसाय से जा रही है, तो टू परचेज अकाउंट ही लिखते हैं, टू परचेज अकाउंट 1 लाख हो गया। अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का मेरा माल का इंश्योरेंस किया हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किए, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया फुली, हाँ एक आपका सही है कि 1 लाख का माल, वो इंक्वायरी किया, बोला हाँ हम क्लेम स्वीकार करते हैं, जो भी प्रोसीड्योर हो वो आता है साइट पर, इंक्वायरी करता है और क्लेम को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड कर लिया। अब क्या है, अब हमको लॉस तो रहा नहीं, अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग पकड़ेंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट तो लॉस रहा नहीं, तो उसको हम लोग अब लॉस ना मान के उसको क्रेडिट करके खाता बंद कर लेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख। अब हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे, जब एंड पेमेंट कर देता है, फाइनली वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है हमको, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम है ना, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, पर्सनल अकाउंट का डेटर का रूप ले लिया है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट क्रेडिट 1 लाख मिल गया। अब क्या है, इससे रिलेटेड सम्स आती है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यही इसका प्रक्रिया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहे तो जो एक्सपेंसेस है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का रूप लेगा, पर्सनल अकाउंट बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव है। इससे इस तरह के लेन देन जनरली बहुत नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसको स्पेशल ट्रांजैक्शंस के रूप में रखा गया। अब हम लोग इजीली इस तरह का आवेगा तो कर पाएंगे। और अब हम लोग का वैट से संबंधित, सेल टैक्स से संबंधित चर्चा करना है सम्स को, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो कार्ड पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से, उस तीनों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इससे रिलेटेड सारे सम्स को कीजिए। थैंक यू।